हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। E बराबर के क्यू तो के क्यू आर की पावर 3। आज नया जो टॉपिक है ये भी क्या है बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निरक्षीय। या विषुवतीय या अनुप्रस्थ या हम ये कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या विषुवतीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय विषुवतीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विद्युत का। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव हो गया -q और +q आवेश से क्या है मिलकर बना होता है, जिसमें इनके मध्य की जो डिस्टेंस है वो दूरी है, वो दूरी कितनी होती है 2 है। निरक्षीय स्थिति क्या होती है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु को से, ये मध्य बिंदु को हो गया, इस मध्य बिंदु को से लंबवत खींची गई रेखा, लंबवत खींची गई जो रेखा है वो रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष रेखा कहलाती है। इस निरक्ष रेखा पर कोई बिंदु हो गया P, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना अपन को, गणना करनी। तो माना कि भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इन आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2 है। इस मध्य बिंदु को से स्मॉल r दूरी पर, यहां से लेकर यहां तक दूरी अपन ने मान लिया स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए बिंदु और अभिष्ट बिंदु तक की क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी निकालनी पड़ेगी। तो मान लीजिए बिंदु और अभिष्ट बिंदु तक की दूरी कितनी होगी, ये होगी ए पी और बी पी। ये डिस्टेंस होगी, ये दूरी होगी, और इस दूरी का मान अपन निकाल देंगे। ये डिस्टेंस कितनी होगी, आधी ए, और ये भी कितनी होगी, ए होगी। माना
इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E1 और प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी बाहर की तरफ होगी E1 इस तरीके से। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E2 इस तरीके से अंदर की तरफ। अब ये क्या है एक समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज में ये क्या हो गया ये तो आधार हो गया ये लंब हो गया ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का मान कैसे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारे पास एपी आधार कितना है OA और ये कितना है लंब OP स्क्वायर। AP स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा OA की वैल्यू कितनी है A स्क्वायर प्लस OP का मान कितनी है R स्क्वायर। AP बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं A स्क्वायर R स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये वैल्यू हमारे पास या ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई ये डिस्टेंस हो गई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। सेम उतना ही ये मान आ गया हमारे पास A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। उसी तरीके से कल अपन ने अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था उसी तरीके से अपन क्या करेंगे अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इस द्विध्रुव के मध्य के मध्य की दूरी 2a। इस द्विध्रुव के मध्य की दूरी कितनी है 2a। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी माना प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर व
E2 वेक्टर है। दोबारा देखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q व +q आवेश से मिलकर बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 2a है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, गणना करनी है। मान लीजिए इस +q और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, क्रमशः E1 वेक्टर व E2 वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए +q आवेश के कारण और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। कल भी बताया था मैंने, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है kq/r²। r का मतलब हो गया बिंदु व अविष्ट बिंदु के बीच की दूरी। अविष्ट बिंदु के बीच की दूरी ये कितनी होगी, r, डिस्टेंस है, ये दूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बिंदु आवेश कौन सा ले रहे हैं, अपन +q ले रहे हैं। तो +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर परिमाणात्मक वैल्यू ले रहे हैं kq/ इनके बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, a बीच की दूरी होगी +q के कारण बीच की दूरी कितनी है, bp और इसका क्या हो रहा है, इसका दिशा क्या हो जाएगी इसकी, कल बताया था। दिशा किधर है इसकी, चौंस किधर है, b से p की ओर। b से p की ओर। bp की वैल्यू हमारे पास है a² + r² की पावर 1/2। तो E1 बराबर kq, bp की वैल्यू है r² + a² की पावर 1/2 और होल पावर कितनी होगी इसकी, इस पर, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया, E1 बराबर kq/r² + a²। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। दोबारा देख लीजिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर kq/r² होता है। तो kq तो ये रख दिया है कि r² क्या है, बिंदु तथा अभिष्ट बिंदु के बीच की दूरी, और बिंदु और अभिष्ट बिंदु के बीच की दूरी होती है bp और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, r² + a², ये a² + r², मतलब वही है क्योंकि दोनों प्लस में हो रही है। तो ये r² + a² की पावर 1/2 और होल पावर कितनी होगी, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, E1 बराबर kq/r² + a² का समीकरण नंबर कितना आ गया, 1। सेम इसी तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करेंगे। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2, वही होगी kq/r², r कितना है, ap का स्क्वायर और E2 बराबर दिशा क्या हो जाएगी इसकी,
दिशा किधर आ रही है इसकी, तो किधर है, P से A की ओर। अब देखिए E2 बराबर K2, AP की वैल्यू हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर ए बटे 2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर ए बटे 2, और इसका भी क्या हो रहा है स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। E2 बराबर के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण नंबर कितना हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, समान आ रहा है, परिमाण समान आ रही है, लेकिन दिशा अलग अलग आ रहा है इसका। तो दिशा अलग अलग, परिमाण समान है, दिशा अलग, परिमाण समान होने के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उन तीव्रता को घटकों के रूप में क्या करना पड़ेगा, अपन को वियोजित करना पड़ेगा। तो देखिए क्योंकि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटकों के रूप में तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र को घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। घटकों के रूप में क्या करते हैं, वियोजित। देखिए वियोजित कैसे है, इनका परिणामी वैल्यू कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, ये स्थिति हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव की है, ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति है। ये स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव की, ये इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। इसको अपन ने क्या किया, इस E1 को घुमा दिया, कितने एंगल से घुमा दिया, थीटा कोण से घुमा दिया। कितने एंगल से घुमाया, थीटा कोण से। क्षैतिज के साथ में जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा हमारे पास cos थीटा, E1 cos थीटा। किधर गया है, ऊपर की तरफ, तो लंबवत जो घटक होता है वो ऊपर की तरफ बनेगा, कितना, E1 sin थीटा। सेम इसी तरीके से E2 है, E2 को कहां किया अपन ने, नीचे की तरफ, ये तो इसका जो क्षैतिज घटक हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा।
नीचे आया तो इसका लंबवत घटक कौन सा हो गया, ये लंबवत घटक हो गया, कितना हो जाएगा a2 sin थीटा। अब देखिए दोबारा देख लीजिए, मैं अलग से बना के देख रहा हूं। ये स्थिति है वेग वैद्युत जोड़ माइनस क्यू और प्लस, ये आर दूरी पर हमारे पास क्या है, बिंदु P है। कहने का मतलब इस स्थिति पर रखा हुआ है, यहाँ तो रखा है माइनस क्यू, यहाँ रखा है प्लस क्यू, यही तो है स्थिति। ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इसको अपन यही स्थिति पर ले जाते हुए इसको थीटा एंगल से ही घुमाया है, तो क्षैतिज के साथ में जो एंगल बन रहा है वो हमेशा क्या होता है cos थीटा, तो ये तो हो जाएगा E1 cos थीटा। इसको ऊपर लेके गए हैं तो ऊर्ध्वाधर घटक कहाँ मिलेगा, ऊपर E2 sin थीटा, हमें मिलेगा E2 sin थीटा ऊपर। सेम इसी तरीके से इसको नीचे लेके आए, ये थीटा एंगल से, तो ये नीचे लेके आए तो ये कितना हो गया E2, और इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। अब देखिए E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, E2 sin, ये E1 sin थीटा है। E1 और E2 परिमाण में समान है, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण परस्पर ये क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, और परस्पर निरस्त हो जाएंगे तो जो क्षैतिज जो घटक है वो परस्पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस घटक के द्वारा हमको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए अतः ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं। परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परिमाण व दिशा में समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, E बराबर, इन दोनों घटकों को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E1 बराबर E2 है, दोनों का मान बराबर आया था, अर्थात E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, अर्थात E बराबर हो जाएगा हमारे पास 2E1 cos थीटा। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से मान रख देंगे किसका, E1 का मान E बराबर 2E1। E1 का मान है हमारे पास KQ/R² प्लस A स्क्वायर, और क्या लग जाएगा cos थीटा, समीकरण नंबर 4। यदि हम cos थीटा का मान भी निकाल लें और cos थीटा का मान निकल जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ज्यामिति से। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, कोई सा भी ले लेंगे दोनों में से। समकोण त्रिभुज में ये हमारे पास आधार है, ये लंब है, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो cos थीटा बराबर होता है लाभ बटे का आधार बटे कर्ण। cos थीटा आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना है, a। कर्ण का मान कितना है, R² प्लस A² की पावर 1/2। समीकरण नंबर कितना हो गया, 5। समीकरण 5 से समीकरण 4 में मान रखते हैं। समीकरण 5 से समीकरण 4 में मान रखने पर, मान रखिए A बराबर 2KQ या K2Q अपॉन R² प्लस A²। ये तो मैंने यहाँ रख दिया। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है, ये इनटू A अपॉन R² प्लस A² की पावर 1/2। ये वैल्यू निकली। या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, 2A एक साथ लेने का, E बराबर KQ इंटू 2A। आधार समान है, जगाते जुड़ जाएंगे। ये R² प्लस A² आधार हो गया, R² प्लस A² आधार हो गया। एक और आधा कितना हो गया, 3/2। तो R² प्लस A² की पावर कितनी होगी, 3/2। समीकरण नंबर कितना हो गया, 6। समीकरण नंबर कितना हो गया, 6। अब देखिए यहां पर जो R की जो वैल्यू है, अपन कितना भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है R ग्रेटर ग्रेटर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि R ग्रेटर 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 A है। R² प्लस A² लगभग लगभग किसके बराबर हो जाएगा, R। क्योंकि A को क्या मान लेंगे अपन, नगण्य मान लेंगे। क्या मानेंगे, नगण्य। तथा द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2A। कितना होता है, Q इंटू 2A। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और वैल्यू रखने के पश्चात हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए समीकरण 6 से E बराबर KP, Q इंटू 2A की वैल्यू कितनी होगी, P होगी। यहाँ ये वैल्यू है कितनी, R² प्लस A² का मान किसके बराबर है, R² के बराबर। R² इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया। E बराबर कितना हो गया, KP अपॉन R की पावर। ये किस स्थिति में होगी, निरक्षीय स्थिति। कैसी होगी, निरक्षीय। इकाई होगी न्यूटन प्रति कूलम। समीकरण नंबर कितना हो गया, 7। जो समीकरण जो 7 है, समीकरण 7 विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है।